अभी हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इन नाम से आप समझ ही गए होंगे, अमिताभ बच्चन के फादर हैं। लेकिन अभी तक आपको यही पता होगा कि बच्चन उनकी सरनेम है। लेकिन आज जब आपने ये पढ़ा तो आपको पता लगेगा बच्चन उनका सरनेम नहीं है। क्या है? हरिवंश राय का बच्चन का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में होता है और 27 नवंबर 1907 को ये इन्होंने जन्म लिया। और बच्चन, इनके जो माता पिता थे इन्हें बड़े प्रेम से बुलाते थे। जैसे निकनेम होता है ना, तो उनके माता पिता उनको बचपन से बच्चन बच्चन कर कर बुलाते थे। और इन्होंने क्या किया, हरिवंश राय बच्चन जी ने इन्होंने इस नाम को अपना सरनेम बना लिया, उपनाम ही बना लिया। ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि बच्चन जी कुछ समय तक उन्होंने वो विश्वविद्यालय में, यानी कि एक कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में थे। वहाँ पर प्रोफेसर, प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने काम किया था। और बाद में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में चले गए, यानी कि भारत से रिलेटेड जो भी वो विदेश मंत्री के जो भी काम होते हैं वो उस सेवा में लग गए थे। जब आप हैं ही विदेश एक तरह से मंत्री की लाइन में हैं तो नेचुरली है आपको अनेक देशों में घूमने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने भ्रमण बहुत किया है, बहुत सारे देशों में। और मंच यानी कि स्टेज के ऊपर उनकी ओजस्विनी वाणी में, यानी कि इनकी जो आवाज़ थी, बड़ा दम था इनकी आवाज़ में, बहुत ही ज़ोर शोर से बोलते होंगे। तो उसके लिए इन्होंने काव्य पाठ के लिए, यानी कि वो कविताओं का वहाँ पाठ करते थे, मतलब कविताएं स्टेज के ऊपर गाते थे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा फेमस हो गए। आज अमिताभ बच्चन की आवाज़ भी वैसी ही है। कोई भी बंदा उनकी आवाज़ को केवल सुनेगा, बिना देखे बता सकता है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। आपने कभी उनके मुख से भी कभी कोई कविता सुनी है? बच्चे, जब वो कविता गाते हैं ना अमिताभ बच्चन भी, कभी आपने नोटिस किया होगा, तो काफ़ी दम है उनकी आवाज़ के अंदर। ठीक है, बहुत गंभीरता से भी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो शायद उनके फादर से ही उनको ये चीज़ मिली है। अब वो कह रहे हैं कि जो बच्चन जी की कविताएं थी वो काफ़ी सहज होती हैं। सहज यानी कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, मतलब कि घुमाई फिराई हुई उन्होंने लाइनें यूज़ ही नहीं करते हैं। जैसे अब हम उनकी जो अग्निपथ कविता पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इजीली समझ में आती जाएगी। संवेदनशील है, मतलब काफ़ी इमोशनफुल होती हैं, भावनाएं होती हैं, भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें व्यक्ति वेदना, यानी कि एक व्यक्ति का जो वेदन होता है, दुख, उसका दुख प्रकट होता है। राष्ट्र चेतना, यानी कि देश भर में हम जो देश के प्रति मतलब एक तरह से एक आम आदमी जो है वो देश के प्रति क्या चाहता है, वो क्या चाहता है अपने देश से, ठीक है, वो चीज़ के बारे में प्रकट करते हैं। और जीवन दर्शन, यानी कि हमें अपना लाइफस्टाइल जीना कैसे चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उन सब, मतलब इनकी सभी रचनाओं में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर है, इनकी जो कविताएं होती हैं वो आत्मविश्लेषण वाली होती हैं। आत्मविश्लेषण होता है बच्चे अपने अंदर से अपने आप को निखारना, अपने अंदर को पहचानना, आत्मा को पहचानना। ठीक है, अंदर तक एक तरह से डीपली खुद का एनालाइज करना कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, ऐसी कविताएं हैं। और राजनीतिक जीवन के ढोंग, आज पॉलिटिक्स में, राजनीति के अंदर जितना भी ये सब दिखावा है, होता कुछ है बोलते कुछ हैं, दिखावा है, ढोंग है। और सामाजिक असमानता, समाज के अंदर कितनी असमानता है। कहा ऐसे ही जाता है कि हमारे देश में सब समान है, सब धर्म के लोग आराम से रहते हैं, जबकि ये पॉलिटिक्स वाले नहीं रहने देते हैं। हिंदू मुस्लिम को आज तक झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होने दिया है ना। वैसे समानता है, ऐसे हम आस पड़ोस वाले बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये फालतू में झगड़े कराते हैं पॉलिटिक्स वाले ही। क्लियर? भी कितना समाज के अंदर असमानता फैली हुई है और कितना हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, यानी कि पुराने रीति रिवाज हैं, उन सब के ऊपर ये व्यंग करते हैं, मीन्स कमेंट करते हुए लिखते हैं। समझ में आया? फिर है, कविता के अलावा जो बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, खुद की बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, जो कि हिंदी गद्य यानी कि क्या होते हैं, कहानियाँ, उन सब का एक बेजोड़ कृति मानी गई है। मीन्स बहुत अच्छी कृति है, मीन्स उसका कोई वो ही नहीं है, मतलब आप किसी और से कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे, इतनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। उसके बाद उन्होंने उनकी कुछ कविताओं, जो भी उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, सबके नाम हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, समथिंग, जो भी हैं, इतनी सारी सब नाम दिए ही रखे हैं।
दशम द्वार से सोपान तक। फिर है वो कह रहे हैं कि बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनकी, क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे, एक ये पुरस्कार मिला। फिर सोवियत भूमि नेहरू इनको पुरस्कार भी मिला, और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए हैं। सरस्वती सम्मान उन्हें दिया जाता है, एक तो जो कविता लिखते हैं वो तो है ही है, जो गाते भी हैं, मतलब वो वाणी से रिलेटेड है ना, और विद्या से भी रिलेटेड है, इसलिए उन्हें दिया गया। अब जो हम कविता पढ़ने वाले हैं अग्निपथ, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ कि अग्निपथ क्या है। अगर किसी ने एक मूवी भी आई थी, पुरानी भी है अग्निपथ, अमिताभ बच्चन की ही है, और नई जो है अग्निपथ ऋतिक रोशन की मूवी है। अगर आप कभी वो दोनों फ़िल्म देखेंगे, फ़िल्म एक ही है, स्टोरी सेम ही है दोनों की, खाली वो नए पैटर्न के हिसाब से उन्होंने वो पुराना उसको दोबारा से बस बनाया है। पूरी उसके अंदर ये पूरी अग्निपथ की जो हम पोयम अभी पढ़ेंगे कविता, वो पूरी उसके अंदर कविता भी ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन दोनों बोलते हुए भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोनों ने पूरी फिल्म बना डाली, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। अग्निपथ का मतलब होता है बच्चे, अग्नि मीन्स होता है आग, पथ मतलब रास्ता, तो आग वाला रास्ता नहीं है। यानी कि हमारी जो लाइफ है, जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष चलते रहते हैं, हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष हैं। ठीक है, किसी की भी लाइफ एकदम स्मूथ नहीं होती है, किसी के पहले दुख आते हैं, किसी के बाद में आते हैं। ठीक है, और जिसकी लाइफ संघर्ष से भरी हुई होती है, बाद में ही वो तरक्की करता है। और तरक्की किसी इंसान को ऐसे आसानी से नहीं मिलती है, उसे कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स, मेहनत जो भी है सब करना पड़ता है। क्लियर, तो वही है। तो संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए उन्होंने मनुष्य को संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी चाह की चाह न कर। यानी कि आपको राह में, रास्ते के अंदर ज़रूरी नहीं है हर बार छाया मिलेगी। कौन सी छाया? सुख रूपी छाया। हर बार तुम्हें सुख प्राप्त हो, इस चीज़ की आपको चाह ही नहीं करनी है, मतलब इच्छा ही नहीं रखनी है। और अपनी मंजिल की तरफ कर्मठता पूर्वक, यानी कि पूरी मेहनत से, क्लियर, आपने केवल बिना थकान महसूस किए हुए आगे बढ़ते हुए जाना है, ऐसा कवि कह रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं। फिर है कविता के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी शब्दों का प्रयोग होना। जैसे आप पोएम पढ़ेंगे तो अग्निपथ 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 3-3 बार एक ही वर्ड को बार बार बोला गया है। और फिर उन्होंने इस चीज़ की पुनरावृत्ति क्यों की है? इसलिए किए है ताकि वो एक ज़ोर देते हैं भी, मनुष्य जो है उन शब्दों पर ज़ोर दिया जाता है ताकि वो उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही चीज़ें हम उस पोएम के अंदर देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। पोएम है बच्चे हमारी अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी कि एक तरह से अग्निपथ है, इट मीन्स संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है। क्लियर, इसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। वृक्ष हों भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि रास्ते के अंदर आप एक कांटों भरे, यानी कि एक तरह से मुश्किलों से भरे हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे। अब वृक्ष का काम क्या होता है? छाया देना। अगर हम बड़े लंबे रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें छाया मिलती है, तो हमें अच्छा महसूस होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है, हम वहाँ पर आराम फरमा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कितने ही बड़े बड़े आपको रास्ते में वृक्ष मिलेंगे, कितने ही घने होंगे, घने यानी कि अच्छी छाया देने वाले होंगे, और बहुत बड़े बड़े वृक्ष होंगे। क्लियर, तो यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली वृक्ष का कंपैरिजन किससे किया है? एक इंसान से किया है कि जब हम मुश्किलों भरे यानी कि संघर्ष भरे रास्ते पर जाएंगे तो हमें रास्ते में मदद देने वाले बड़े लोग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष छाया देते हैं तो लोग हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। हो सकता है कोई बड़ा आदमी मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए, कैसा भी, किसी भी तरह का कोई भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपने एक पत्र छाया भी, यानी कि जिस तरह से हमें एक पत्ते जितनी छाया भी वृक्ष की नहीं लेनी है, उसी तरह से वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें किसी भी इंसान से एक छोटी सी मदद भी नहीं लेनी है। अगर आपका रास्ता संघर्ष से भरा हुआ है तो आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे अकेले ही बढ़ना है। अगर हम मदद लेते जाएंगे तो फिर हमें मुश्किलों को झेलना, मतलब कि हम झेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, हमें आदत हो जाएगी मदद लेने की, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए कवि कह रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी भी, मतलब
एक पत्ते जितनी छाया भी किसी से नहीं लेनी, अर्थात थोड़ी सी भी मदद आपको किसी से नहीं लेनी। कोई इंसान हो सकता है आपको फोर्स करे मदद देने के लिए, सहायता के लिए, लेकिन फिर भी आपने किसी से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी है। अपनी मुसीबतों को खुद स्वयं झेलना है। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट है बच्चे, क्योंकि ये अग्निपथ है, अग्निपथ यानी कि संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है। ओके, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी कि अब कभी हमसे ये एक तरह से कसम खाने के लिए कह रहा है, शपथ लेने के लिए कह रहा है कि जब तुम इस संघर्ष भरे रास्ते पर चल रहे होगे, तुम्हें अपने आप से एक तरह से ये प्रण लेना है कि तुम बीच में कभी भी थकोगे नहीं। ठीक है, तुम कभी भी बीच में थमोगे नहीं। थमना यानी कि रुकोगे नहीं, तुमने रुकना भी कहीं पर भी नहीं है। और अगर तुम्हें लगेगा यार मुसीबतें बड़ी सारी हैं, तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुड़कर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हारा हो सकता है इरादा बदल जाए, तुम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलने लग जाओ भी मुसीबतों को देख करके। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम आगे बढ़ चुके हो उतना ही रास्ता आगे बाकी होता है। क्योंकि पीछे मुड़कर जाओगे बेटर है, उतनी मुसीबतें फिर से झेलोगे, बेटर है आगे की मुसीबतों को, नई मुसीबतों को झेलते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। क्लियर? तो यानी कि कवि केवल हमें ये संदेश दे रहा है कि तुमने इस रास्ते पर ना तो रुकना है, ना ही थकना है, और ना ही मुड़कर पीछे देखना है। तो कर शपथ, इस चीज़ की आपको अपने आप से एक शपथ लेनी है, प्रण लेना है, कसम खानी है, क्योंकि ये संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है। क्लियर? क्योंकि जीवन में बच्चे आगे बढ़ने के लिए जब भी हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, आज कुछ भी है, आप लोग भी हैं, अगर आप अपना एक टारगेट बनाएंगे, जी मैंने एक डॉक्टर बनना है या एक इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, किसी की लाइफ में कुछ भी एम होगा, तो वहाँ तक पहुँचना आसान तो नहीं है। उसके लिए आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, तब तक आप वहाँ पहुँचेंगे ना। स्टडी को उतना टाइम देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। आप सोचें कि मैं वही घंटा 2 घंटा पढ़ के वो चीज़ अचीव कर लूँ, नॉट पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब महान दृश्य क्या है? अब कवि ये कहना चाह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि इंसान बड़े ही मुश्किलों वाले रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, रास्ते में वो किसी से मदद भी नहीं मांग रहा है, ना वो रुक रहा है, ठीक है, ना पीछे मुड़कर देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़े महान दृश्य की बात है कि इंसान खुद इतनी मुसीबतों को स्वयं झेल रहा है बिना किसी से मदद मांगे। तो एक बहुत बड़ा दृश्य है, महान दृश्य है, जिसको देखना मतलब कि देखना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर? चल रहा मनुष्य, मनुष्य केवल अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो? अश्रु स्वेद रक्त से, अश्रु यानी कि आंसू, स्वेद यानी कि पसीना, और रक्त यानी कि खून। मतलब कि उसका शरीर जो है खून से लथपथ हो गया है, क्योंकि हो सकता है रास्ते में बड़े कांटे आ सकते हैं, कुछ भी है, पसीने से लथपथ हो चुका है चल चल कर। ठीक है, और अश्रु यानी कि आंसुओं से भी वो लथपथ है, बिकॉज मुसीबतों को झेल रहा है। ठीक है ना कहीं उसका रोना भी नहीं कर सकता है। तो वो कह रहा है कि इन सब चीज़ों से वो लथपथ हो चुका है। तो इतना मतलब कि खून से, पसीने से और आंसुओं से लथपथ होने के बाद तो ये वो वही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दृश्य है, ये महान दृश्य है जिसे हम देख रहे हैं। यस, तो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये तो संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता है जिसे इंसान को अकेले खुद ही पार करना है। समझ में आया? पोयम बड़ी इजी है, हाँ बहुत छोटी है व्याख्या। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं आपको आसानी से समझ में भी आ रही होगी, इतने कुछ डाउट्स भी नहीं इसमें निकलेंगे ना। ठीक है ना? फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। ओके, बाय, टेक केयर।